Assalamu alaikum and welcome back to our YouTube channel. In this video, we will discuss how you can create your blog a niche authority website. इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा गूगल के एक एल्गोरिथम से रिगार्डिंग एंड दैट इज़ कॉल्ड गूगल ईट. गूगल ईट प्रिंसिपल आपको क्या सिखाता है? EAT, EAT is basically an acronym for E for expertise, A is for authoritativeness and T is for trustworthiness. ये करता क्या है? ये तीन बेसिकली गूगल ईट प्रिंसिपल के थ्रू गूगल वेबसाइट्स को जज करता है रिगार्डिंग हाउ एक्सपर्ट दे आर इन द नीश दे आर वर्किंग इन, what is their expertise, how much authority they hold within that niche and how much they can be trusted. ये तीनों चीज़ें, ये तीनों वो पैमाने हैं जिसके ऊपर गूगल मेजर करेगा कि आप उस नीश के बारे में कितना जानते हो और हाउ ट्रस्टेबल यू आर फॉर योर ऑडियंस. इससे होगा क्या? जितना ज़्यादा गूगल ईट के प्रिंसिपल के ऊपर आपकी वेबसाइट को ट्रस्ट वर्दी जानता है, उतना ही ज़्यादा गूगल आपकी वेबसाइट को प्रमोट करेगा आगे ज़्यादा ऑडियंस तक. और अगर आपकी वेबसाइट अथॉरिटेटिव नहीं है, आपकी एक्सपर्टीज़ आपके कंटेंट के थ्रू नहीं झलकती है, यानी गूगल ईट के प्रिंसिपल के ऊपर आपकी वेबसाइट या आपका ब्लॉग ऑलरेडी फेल कर रहा है, तो गूगल विल नॉट प्रमोट इट फर्दर और आपकी वेबसाइट डेड हो जाने वाली है. बाय डेड आई मीन कि गूगल उसको प्रमोट नहीं करेगा, आपके पास ज़्यादा इंप्रेशंस नहीं आएंगे, आपका क्लिक थ्रू रेट ज़ीरो होगा. इन शॉर्ट आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आएगा, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आएगा मतलब आप उसको मोनेटाइज नहीं कर सकते. एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. जो पूरा मोटिव है ब्लॉगिंग का टू मोनेटाइज योर ब्लॉग, वो सब पानी हो जाता है. तो इट्स बेटर यू लर्न गूगल ईट प्रिंसिपल, किस तरीके से गूगल ईट प्रिंसिपल के थ्रू तुम फ़ायदा उठा सकते हो और किस तरीके से तुम अपनी वेबसाइट को एज अ अथॉरिटी एक्नॉलेज करवा सकते हो गूगल सर्च के ऊपर. अच्छा, ईट प्रिंसिपल इज़ वेरी सिंपल. तुम ऐसा कुछ नहीं है कि तुमने कुछ बहुत ज़्यादा नया कर देना है. नंबर वन, पहली चीज़ जो सबसे मेजर कोई भी ब्लॉग ओनर गलती कर रहा होता है दैट इज़ कि वो इस किस्म की नीश के अंदर काम करता है जिसके अंदर इधर उसकी खुद एक्सपर्टीज़ नहीं है, एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, और न सिर्फ इसके बजाय उसके साथ साथ उसके पास ना पैशन है उस चीज़ के बारे में, वो उस चीज़ को सीखना भी नहीं चाहता. मिसाल के तौर पे अगर मैं गोल्फ़ के ऊपर कोई वेबसाइट शुरू कर रहा हूँ और मेरी गोल्फ़ के ऊपर ना कोई एक्सपर्टीज़ है, ना मैं कोई अथॉरिटी हूँ उसके ऊपर, ना मैं गोल्फ़ के मैच देखता हूँ, बल्कि मेरे अंदर इतनी इंटरेस्ट भी नहीं है कि मैं उसको सीख लूँ, उस गेम को ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख लूँ ताकि अपनी ऑडियंस के लिए मैं ज़्यादा बेहतर क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकूँ, तो इस किस्म के लोगों के लिए गूगल ईट पे पूरा उतरना फजूल है. इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर औकात ऐसा होता है कि कोई पुरानी वेबसाइट का 500 वर्ड्स का ब्लॉग आपके 1200 वर्ड्स के ब्लॉग को बीट कर देता है. उसकी एक वजह डोमेन अथॉरिटी है, दूसरी वजह यह है कि ही इज़ प्रोवाइडिंग मोर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गूगल ईट प्रिंसिपल देन यू आर नो अथॉरिटी. आपको कोई नहीं जानता, आपके कंटेंट की वो क्वालिटी नहीं है, आपकी वो अथॉरिटी नहीं है नीश में, तो आप 2000 वर्ड भी लिख लो तो नो वन विल ट्रस्ट यू. इट्स जस्ट लाइक, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू बाय एन एग्जाम्पल. अगर तुम मोहल्ले की किसी जनरल फिजिशियन से जाके कंसल्टेशन लोगे रिगार्डिंग भाई मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, वो भले ही तुम्हें 2 पर्चियाँ लिख के दे दे, वो तुमसे वही 200 रुपये चार्ज करेगा. और वही अगर तुम कार्डिक एक्सपर्ट के पास या कार्डिक फिजिशियन के पास जाओगे और यू विल गेट टेस्टेड थ्रू हिम, तो वो तुम्हें 6 टेस्ट भी लिख के देगा, 6 लाइनें लिख के देगा, बोलेगा अगले सेशन में आना फिर बताऊंगा क्या हुआ है. वो कम टाइम देगा, कम प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, ज़्यादा टेस्ट लिखेगा, लेकिन उसकी फ़ीस भी ज़्यादा होगी और उसके वर्ड्स के ऊपर तुम ज़्यादा बिलीव कर लोगे. अब तुम्हें क्या हुआ? अब तुमने जर्नल फिजिशियन की बात क्यों नहीं मान ली? इसलिए नहीं मानी क्योंकि तुम्हें पता है कि उस स्पेसिफिक नीश के अंदर, जिस नीश के अंदर तुम्हें पेन हो रहा है, उसके अंदर कार्डिक फिजिशियन ज़्यादा अथॉरिटेटिव फिगर है. अब रियल लाइफ में भी अब आप देखें, जब किसी चीज़ में, किसी मैटर के अंदर आप नीश एक्सपर्ट की बात राय लेते हैं, उसको आप बहुत ज़्यादा तवज्जो से सुनते हैं और बहुत ज़्यादा उसको प्रायोरिटाइज करते हैं एक आम ऑडियंस के रवैये के ऊपर. एंड सेम इज़ द वे गूगल ट्रीट्स यू, सेम इज़ द वे एनी वेबसाइट इज़ गोना ट्रीट यू. दे विल रैंक यू हायर, दे विल ट्राई टू प्रमोट यू मोर इफ़ यू आर एक्सपर्ट इन स्पेसिफिक नीश. और अगर तुम उस नीश के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हो, तुम तब तक उस मार्केट को डोमिनेट करोगे जब तक कोई नीश एक्सपर्ट उसमें नहीं आ जाता. उसके बाद यू विल टेक अप बीटिंग. ओके, सो देयर आर 3 to 4 कैरेक्टरिस्टिक्स of Google Eat friendly website that I will share with you. Number 1, the content is being created by an expert.
जिस चीज़ पे लिखा जा रहा है या जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, फोकस टॉपिक जिस चीज़ पे है, उसका राइटर जो है उस नीश का एक्सपर्ट है। मिसाल के तौर पे वॉमिटिंग से रिलेटेड बात हो रही है तो कोई सर्जन बात कर रहा है, एक आम मेड स्कूल स्टूडेंट नहीं बात कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा वो कितना ट्रस्टवर्दी है, वो सर्जन खुद कितना ट्रस्टवर्दी है। मिसाल के तौर पे अगर आपका एक क्लिनिक डॉक्टर है मुंबई से जो किसी वॉमिटिंग के ऊपर लिख रहा है और एक मेडिकल एक्सपर्ट लिख रहा है यूएस से, मिसाल के तौर पे, जो कि ज़्यादा उससे बेहतर जानता है, जिसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, तो उसकी ट्रस्टवर्दीनेस ज़्यादा होगी। उस फ़र्क पड़ता है कि मीडियम से पोस्ट कहाँ पे हो रहा है, हाउ मच अथॉरिटेटिव द सोर्स इज़। न सिर्फ ये कि बंदा एक्सपर्ट है, बल्कि कौन से प्लेटफॉर्म पे पोस्ट हो रहा है। मिसाल के तौर पे ऐसे ले लो, जैसे कि एक टॉपिक है रिगार्डिंग सिविक कार मैकेनिक्स, ठीक है, या फिर मैकेनिकल सॉल्यूशन टू XYZ प्रॉब्लम इन अ सिविक कार। अगर इस किस्म का टॉपिक एक टॉयज़ की वेबसाइट के ऊपर या स्पोर्ट्स रिलेटेड ब्लॉग के ऊपर पोस्ट हो रहा है और इसी किस्म का टॉपिक किसी और अथॉरिटी बंदे ने, सेम अथॉरिटी बंदे ने लिखा है, सिमिलर काइंड ऑफ टॉपिक, और वो लिखा है एक वेबसाइट के ऊपर जो कि डेडिकेटेड है रिगार्डिंग ऑटोमोबाइल्स, तो तुम्हें क्या लगता है गूगल किसको प्रेफर करेगा? गूगल उस वेबसाइट को ज़्यादा प्रेफर करेगा जिस मीडियम के ऊपर वो पोस्ट हो रहा है और जो मीडियम है इन इटसेल्फ वो ज़्यादा पुराना है, ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, ज़्यादा वक्त से उस नीश में काम कर रहा है। अब देखो, गूगल की किसी से डायरेक्टली रिश्तेदारी तो नहीं लगती, लेकिन गूगल प्रीवियस डेटा में से ये ज़रूर देख लेता है कि कौन कितने पानी में, कौन कितने टाइम से काम कर रहा है और किस किस्म का काम कर रहा है। ये सारा डेटा क्रॉल रिकॉर्ड्स के अंदर, इंडेक्स रिकॉर्ड्स के अंदर होगा। प्रीवियसली उसने काफ़ी पेजेस ऐसे देखे हुए होंगे कि तुम पहले से किस किस्म का काम करते हुए आ रहे हो, किस किस्म की वेबसाइट है। सो न सिर्फ द काइंड ऑफ एक्सपर्ट the writer who's writing is, what kind of medium it is being posted on, and third most important point is how much updated it is। क्या वो एक दफ़ा लिखे जाने के बाद 10 साल से वो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, उसके बाद वो अपडेट ही नहीं हुई। और मोर इम्पॉर्टेंटली इस किस्म के एरा में जब विद ड्यू टाइम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपडेट भी होती रहती है और आउटडेट भी होती रहती है। नाउ इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो अगर कोई पोस्ट अपडेट नहीं हो रही है तो अनकरीब कोई और कंपेटिटर्स को बीट कर देगा जो ज़्यादा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है और ज़्यादा बल्क में उससे उसको उस टॉपिक को ज़्यादा डीपली डिफाइन कर रहा है। तो गूगल विल प्रेफर दैट। एंड हाउ डज गूगल डिटरमाइन कि किसको प्रेफर करना है, किसको प्रेफर नहीं करना है, किस तरीके से ईट प्रिंसिपल काम किस तरीके से करता है? अच्छा, सबसे पहले तो गूगल ये देख लेता है कि व्हाट काइंड ऑफ राइटर इट इज़ राइटिंग। अब ये आप कैसे कर सकते हो अपने ब्लॉग के अंदर, इंप्लीमेंट कैसे करोगे ईट प्रिंसिपल को? सबसे पहले राइटर वाले पार्ट को इंप्लीमेंट करना बता देता हूँ। आप एक ऑथर बॉक्स ऐड करो, ऑथर बॉक्स के अंदर अपनी नाम कथा मत लिख देना, उसके अंदर सिर्फ तुमने ये मेंशन करना है कि हाउ एंड व्हाट मेक्स यू एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर नीश। मिसाल के तौर पे अगर मेरा एक ब्लॉग है जिसमें मैं SEO सिखा रहा हूँ तो आई विल मेंशन द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव इन SEO इंडस्ट्री, how many achievements I have, how many projects I have done, इस किस्म की चीज़ें मेंशन करूँगा। आई वोंट इवन बॉदर राइटिंग मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है, मैं किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। आई विल ट्राई टू फोकस मोर ऑन काइंड ऑफ पॉइंट्स दैट मेक्स मी लुक अ मोर अथॉरिटेटिव फिगर ऑन दैट पर्टिकुलर पोस्ट। तो मैं कोशिश करूँगा इस किस्म की चीज़ों के ऊपर बात करूँ। सेकंड आ जाता है मीडियम, जिस मीडियम पे अगर तुम्हारा ब्लॉग न्यू है, अब तुम बोलोगे कि यार मेरा ब्लॉग तो नया है, अब ये बोल रहे हैं कि आपका ब्लॉग भी अथॉरिटेटिव होना चाहिए। भाई अगर नया ब्लॉग भी है ना तो उसकी ब्रांडिंग और उसकी ब्रांड प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। किस तरीके से? तुम्हारा एक प्रोफेशनल लोगो बना हुआ होना चाहिए। तुम्हारे अबाउट सेक्शन के अंदर तुम्हारी ब्रांड स्टोरी होनी चाहिए। ब्रांड स्टोरी में तुम बताओ कि व्हाई आर यू रनिंग दिस वेबसाइट एंड हाउ यू आर ट्राइंग टू प्रोवाइड वैल्यू फॉर द ऑडियंस यू आर केटरिंग टू। मिसाल के तौर पे अगेन इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट SEO और मैंने अपना ऑथर बॉक्स वहाँ पे डाल दिया है तो अबाउट इस स्टोरी के अंदर मैं डालूंगा कि भाई सिंस आई हैव बीन वर्किंग इन फॉर पास्ट 4 years इन SEO इंडस्ट्री, आई हैव completed more than 500 projects on SEO and these are my case studies. I wanted to help XYZ audience to achieve XYZ goals. That is why I'm trying to build up audience around this blog. मैं बताऊंगा भाई इतने साल से मैं टारगेटेड उसमें काम कर रहा हूँ नीश के अंदर, इतने साल से मैं इस नीश में काम कर रहा हूँ, इतनी मेरी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, इतनी मेरी केस स्टडीज़ हैं, ये मेरा सक्सेस रेशो है एंड नाउ मैं अपनी कम्युनिटी को हेल्प करना चाहता हूँ। आई वांट टू क्रिएट काइंड ऑफ कंटेंट के जिससे किसी ऑडियंस का, स्पेसिफिक ऑडियंस का अच्छा हो। आई एम ट्राइंग टू एजुकेट दैम।
तो इस किस्म की मैं उसमें स्टोरी लाइन डालूंगा। उसके साथ साथ मैं सारे लीगल पेजेस वहाँ मेंशन करूँगा टू मेक इट लुक लाइक अ ब्रांड, टू शो कि कोई न्यूबी इन्हें काम करना शुरू नहीं कर दिया है, मैं काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ। माइट बी पॉसिबल कि मेरी डोमेन न्यू है, माइट बी पॉसिबल मेरी वेबसाइट नहीं है, लेकिन बंदा पुराना चावल। इसको शो कराने के लिए आई मेक श्योर कि ईच एंड एवरी पेज दैट्स इंपॉर्टेंट टू माई ब्रांड स्टोरी इज़ देयर, all the legal pages are there, my privacy policy is there, my disclaimers are there. If there are any terms of condition for this website, I will make that sure that I post it there. So these are the things I will do in terms of branding. Now let's go to the third part, which is updating. I try to make sure every 2 months मेरे जो जितने पुराना content है उसको मैं updated रखूँ अगर कोई change आ गया है तो। उसके अलावा अपने हर पोस्ट के अंदर आई ट्राई टू मेक श्योर कि मेरे 2 आउटबाउंड लिंक्स जा रहे हों, और वो 2 आउटबाउंड लिंक स्टैटिस्टिक्स की तरफ हाइपर लिंक हुए हों, या तो वो किसी फैक्ट्स एंड फिगर्स की तरफ हाइपर लिंक हुए हों, या तो वो किसी ना किसी हिस्टोरिकल डेटा की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हों। वॉट इट डज इज़ कि ये गूगल को और ऑडियंस को सिग्नल देता है कि मैंने ऐसे ही उठा के कुछ नहीं लिख दिया है, मैंने थोड़ी सी रिसर्च किया है बिफोर आई स्टार्टेड इवन राइटिंग इट। सो इट गिव्स अ पर्सोना इमेज to not only Google but also my audience कि मैं ऐसे ही मुँह उठा के कोई भी काम नहीं कर रहा, मैंने स्टडी किया इसके बारे में। उसके साथ साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उसके साथ ऐड करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे इन्फोग्राफिक्स ऐड हो सकती हैं मैं वहाँ इन्फोग्राफिक ऐड कर दूँ ताकि आई स्टैंड आउट। Whenever you're trying to build a blog and you want to become an authority in that specific niche, try to set apart yourself from the competition with 2 to 3 different USPs. एंड आप ये USPs कैसे, USP का मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। तुम्हारे ब्लॉग के अंदर, तुम्हारी वेबसाइट के अंदर ऐसा क्या नया है, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट बात है जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि तुम्हारे ब्लॉग को बाकी कंटेंट से अलग बनाती है। ये सिर्फ गूगल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ आई वुड डू दैट, आई विल ट्राई टू contain infographics, I'll try to refer as much as to data when I'm speaking about things. Number 3, I will try to add my own experience, my own feedback and my genuine perspective, genuine advice to the audience regarding the problem I'm trying to cater to. और 4th is कि मैं कोशिश करूँगा कि उस ओवरऑल अपनी ब्रांड अथॉरिटी के लिए मैं उसके अंदर मेरी जो पिलर पोस्ट्स हैं वो कवर करूं। मिसाल के तौर पे एक मैं एक टॉपिक से रिलेटेड 10 छोटे छोटे क्वेश्चन एंड आंसर्स कवर कर रहा हूं, तो एक मेरी पोस्ट ऐसी हो जो कि पिलर पोस्ट हो, जो तमाम लिंक्स की तरफ पॉइंट आउट कर रही हो और सबका टॉपिकल क्लस्टर बना हुआ हो, ताकि अगर मिसाल अगेन SEO की एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर किसी को SEO से रिलेटेड कोई मसला आ रहा है और उसने मेरा एक क्वेश्चन आंसर पोस्ट रीड करा एंड ही गेट्स व्यू इन हिज माइंड कि यार ही नोज समथिंग अबाउट SEO, तो वो ट्राई कर वो एक मेरा आर्टिकल पढ़ने के बाद दूसरा पढ़ने की कोशिश करे या इंटरेस्टेड हो एटलीस्ट, या नेक्स्ट टाइम जब वो गूगल सर्च पे आए और वो शुरू के 3 रिजल्ट्स में तीसरे नंबर पे ही सही लेकिन मेरे ब्लॉग का URL देखे तो वो उसका दिल चाहे कि वो उस पर क्लिक करे, बिकॉज ही फील्स लाइक कि मैं उससे ज़्यादा पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करता हूँ। आई ट्राई कि मेरा राइटिंग टोन ऐसा हो कि सिंस आई एम शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस रिगार्डिंग थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उससे एक पर्सनल लेवल पे कनेक्शन भी कायम हो, मेरा ब्लॉग इतना नीट एंड क्लीन हो कि उसको पढ़ने में एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस मिल रहा हो। उसके साथ साथ वो जो आंसर पूछ रहा है, जो वो जानने आया है, उसका जो यूज़र इंटेंट है उस सर्च क्वेरी का, उसको मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर रहा हूँ उसके ऊपर, ताकि वो सेटिस्फाइड वहाँ से जाए। सो दिस इज़ हाउ माई फ्रेंड्स यू विल बिल्ड authority in a niche that you're working on, and if you understand Google EAT principle very well, you can do it, and I'm sure if you watch this video completely आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। So that was all for this video। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।